हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियंस वाला। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और मस्त तरीके से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आप सबको पता है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का एग्जाम डेट आ गया है। और सर जैसे ही एग्जाम डेट आया ना, बच्चों में एक पैनिक सिचुएशन आ गई, क्योंकि अचानक से एग्जाम डेट दे दिया। होली जैसे ही खत्म हुआ ना, सब लोग जैसे ही ऑफिस ज्वाइन किए तो सबसे पहला काम इन्होंने ऐसे ही किया है जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 का, जिसका बच्चे इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतना जल्दी नहीं सोच रहे थे एग्जाम होगा। उसका एग्जाम डेट आ गया, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको गाइड करने वाले हैं। जो जितना दिन बचा हुआ है, लगभग 14 से 15 दिन बचा हुआ है। 14 से 15 दिन के अंदर आपको क्या क्या चीजें करना है और क्या क्या चीजें नहीं करना है, जिससे कि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ और आपका जो ड्रीम है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बनना, उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहो। सर क्या बोलना? बिल्कुल सर, जैसा कि देखो डेट तो आपको पता चल ही गया होगा, 23 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। और अभी से अगर आप देखते हो तो लगभग 15 दिन का हमारे पास क्या है, गैप है, जिसमें अभी हम लोगों को एग्जाम को कुछ इस तरीके से अप्रोच करना है कि हम इस 15 दिन में मैक्सिमाइज कर पाए अपना। तो सबसे पहले अगर देखिए आप बात करेंगे तो देखिए यहां पर आपको नोटिस तो आपको पता चल ही गया होगा, 23 मार्च 2026 यानी मंडे को आपका पेपर होने वाला है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसी थी वो कौन सी थी। तो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी थी। इसमें एलिजिबल ब्रांचेस कौन कौन से थे, तो सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब की वैकेंसीज थी। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस वालों की सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। बिल्कुल सर। ठीक है। पे स्केल भी आपको पता ही है कि पे स्केल आपका 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में है। और जो वैकेंसी थी वो स्पेशली डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए थी। बिल्कुल सर। अब सर यहां पर अगर बात किया जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, जो लास्ट टाइम डीआरडीओ का पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको लास्ट टाइम जो है ना, ये पर्सनालिटी टेस्ट नहीं होता था। इस बार इन लोगों ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करती है, वो है पर्सनालिटी टेस्ट। लेकिन यहां भी देखो पेपर जो होगा दो फेज में होगा, एक होगा सीबीटी 1, दूसरा होगा सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो है वो जस्ट फॉर स्क्रीनिंग है, यानी कि आपको जब हम लोगों ने पहले भी बताया था तो बोला था कि देखो मेरिट जो बनेगा वो मेरिट आपको पार्ट 2 के बेसिस पर बनने वाला है। ठीक है। तो सीबीटी 1 जो स्क्रीनिंग है, इसमें आपको देखिए कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 मार्क्स का है और 120 मिनट है, यानी कि 2 घंटे का ड्यूरेशन। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए 40 क्वेश्चन जनरल साइंस होगा, जनरल इंग्लिश का 30 क्वेश्चन होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जनरल मैथ के आपके 40 क्वेश्चन होंगे एंड 40 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। यानी साफ साफ मेंशन कर दिया है कि आपको इन्हीं 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल सर। अब सबसे बड़ी बात, जैसा कि सर ने आपको बताया, ये 4 सेक्शन रहने वाला है। लेकिन अगर इस एडवर्टाइजमेंट को, इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे ना, तो एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है आपको। ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है क्लियरली, देखो ध्यान से, ऑल सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ टायर 1 एंड टायर 2 सीबीटी विल बी टाइम बाउंड। इसका मतलब क्या है सर? टाइम बाउंड का मतलब क्या है? इसके बाद आगे लिखा गया, द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शन, जितना सब्जेक्ट है उतना सेक्शन रहेगा, इच विद स्पेसिफिक टाइम लिमिट। यस, इसका मतलब ये हुआ जो 4 सेक्शन है, जनरल साइंस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, एप्टीट्यूड या मैथ का, ये 4 सेक्शन में पेपर रहेगा और चारों सेक्शन का अलग अलग टाइम असाइन रहेगा आपको। और आप जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे मान लो आप रीजनिंग कर रहे हो, शुरू के रीजनिंग के 40 क्वेश्चन खत्म हो गया, टाइम खत्म। अब आप उसमें बैक नहीं जा सकते हो, जैसा कि बैंकिंग के पेपर में होता है। फिर दूसरा सेक्शन आएगा, उसका टाइम खत्म, फिर वो खत्म हो गया, उसको बैक नहीं कर सकते हो आप। फिर तीसरा सेक्शन आएगा, टाइम खत्म, वैसे ही चौथा सेक्शन आएगा और पूरा जो 120 मिनट का टाइमिंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो एग्जाम में जाने के बाद पता चला ये क्या हो गया सर। हम तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जैसे कि हर सेक्शन का एक फिक्स टाइम होगा। बिल्कुल सर, वो 4 बैंकिंग में होता है। हाँ, बैंकिंग में आईबीपीएस जो एग्जाम करता है तो ऐसे ही करता है, तो उसी तरीके से आपका ये पेपर भी रहने वाला है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग देखो लिखा गया है, कैरी 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25, मतलब 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे, सर ये सारी चीजें तो पता है सर, हम समझ भी रहे हैं सर, सारी चीजें समझ गए, हमें करना क्या है सर? क्योंकि देखिए सर, ये नॉन टेक्निकल वाली बात है और नॉन टेक्निकल में जैसा कि आपने बताया 4 सब्जेक्ट, इस 4 सब्जेक्ट में बहुत सारा सिलेबस है। क्योंकि देखो ऑफिशियली इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ, आप जब यूट्यूब पे जाओगे या इवन इसी चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत सारे सेशन, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराए गए हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस लेवल के एग्जाम होते हैं उसको आप लेकर के रेफरेंस मान करके तैयारी कर सकते हो। तो कुछ बातें हैं जिसको करना है सर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। बिल्कुल सर। देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों पता होना चाहिए।
तो अगर आप टीयर 1 एग्जाम के लिए जा रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आपको फोकस करनी है वो है डेली कॉन्सेप्ट रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइमर के साथ, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि हर सेक्शन का एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में उन सारे क्वेश्चंस को करना है। तो आपका अगर टाइम खत्म हो गया, आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आपको रिवीजन करना है कॉन्सेप्ट को, जितना हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा, तुम्हारी एक्यूरेसी बेटर होगी, इसलिए यह काम सबसे पहले करना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है, जो भी मिल पाए प्रीवियस ईयर में उसको सॉल्व कीजिए, या उस तरीके के जैसे भी क्वेश्चन बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, उनको खूब सॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि रियल एग्जाम सिनेरियो में हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन सी गलतियां हमसे हो रही है, कहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएंगी। और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। गलतियां कैलकुलेशन में हो रही हैं, कॉन्सेप्ट में हो रही है, या जल्दी के चक्कर में हम क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलेंगी। तो आप अपने मिस्टेक्स को देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपका जो भी वीक पोर्शन है, आपको समझ में आ जाएगा पेपर दे करके, टेस्ट वगैरह दे करके, कि यहां पर हम बार बार गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये है ये मेरा कमजोर पोर्शन है। तो हम लोग पहले उस वीक पोर्शन पर थोड़ा टाइम देंगे, 2, 4, 5 घंटा उस वीक पोर्शन को दोबारा से पढ़ेंगे, फिर जाकर के क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ देखो अभी पेपर हुआ, उसके सारे क्वेश्चन आपने अगर मिल जाते हैं तो आप उसके कॉन्सेप्ट को देखिए, किस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ना खुद पर यकीन होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, आप खुद को इतना ज्यादा कमजोर और इतना ज्यादा ये सोच लेते हो कि आपसे नहीं होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और बाकी तो मेहनत आपकी होनी ही चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो आपको करना है। अब सर बताएंगे कि क्या है जो नहीं करना है। बिल्कुल सर ने ये आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, और इसको अगर फॉलो करोगे तो मुझे लगता है ये जो 150 मार्क्स है ना, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करोगे, और मैक्सिमम स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, सर क्या नहीं करना है। ये तो सर ने बता दिया क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो ये सारी बातें जब आप पैनिक करते हो ना, तो सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हो, आप सबके पास मोबाइल फोन है, और आप रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो, या इंस्टाग्राम हो गया, या टेलीग्राम पे जाते हो, या यूट्यूब मिलता है, आप इंडलेस स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो, टाइम को खराब कर रहे हो, सोच रहे हो आपके फीलिंग्स के साथ साथ वो रील भी आ रहा है और आप मजे कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करना है। आपको पढ़ाई पे फोकस करना है बेटा, जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उस पर फोकस करना है, उसको रिवीजन करना है। दूसरी बात है, कोई न्यू टॉपिक इस समय पे नहीं पढ़ना है। ये जो बचे हुए 14-15 दिन बचे हुए हैं ना, उसमें नया टॉपिक नहीं पढ़ना। आपने जितना पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर टेस्ट लगाया हो तो उस टेस्ट को रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। नया टॉपिक बिल्कुल भी मत पढ़िए, एग्जाम में मदद नहीं करेगा ये आपको। इस पर लिखा है ओवर थिंकिंग और ओवर प्लानिंग से बचे। आप जो ओवर थिंकिंग करते हो ना, सर पैटर्न चेंज हो गया, सर 150 नंबर में कितना स्कोर कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भैया पेपर होने दो, पेपर में आप जितना, मैं क्या बोल रहा हूं, आप ट्राई करना मैक्सिमम स्कोर करें, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता है कितना स्कोर कर लोगे तो सेफ हो जाएगा। क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज है, पेपर पहले बहुत पहले हुआ था, 2-3 साल पहले हुआ था, और इस बार पेपर हो रहा है, एग्जाम पैटर्न चेंज होकर हो रहा है, तो कोई सेफ स्कोर कुछ भी नहीं हो सकता है। जितना मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम वाले बच्चों को पिक कर लेगा, उसको DRDO सेप्टेम्बर 11 में STA का पोस्ट मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। इस बार लिखा है फालतू के बातों, अननेसेसरी के बातों को डिस्कस करने से बचे। जब दोस्तों का फोन आता है, या आप लाइब्रेरी में पढ़ते होगे तो दोस्तों से मिलते होगे, तो कुछ से कुछ बातें, जो बातें पता नहीं है भी नहीं इस जोन में, कभी SSC का बात है, कभी DRDO का बात है, कभी पता नहीं किसी न किसी एग्जाम का बातें करने लगते, तो सर इसमें ऐसे धांधली होती है, सर ये बातें हमसे नहीं हो रहा है, कुछ से कुछ मतलब रैंडम थॉट आता रहता है और डिस्कस करके टाइम बर्बाद करते हो। ऐसा बिल्कुल ना करें, इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा एग्जामिनेशन के अंदर। और लास्ट में लिखा कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचे, ऑलरेडी मैं बता दिया हूं। कट ऑफ रिजल्ट क्या होगा, नहीं करना है। आपको जस्ट गिव योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो इसका जो परिणाम है वो भी आपके फेवर में जाएगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। और लास्ट में लिखा है नींद प्रॉपर ले और अपने सेहत का ख्याल रखें। देखो जब एग्जाम टाइप आता है ना तो पैनिक करना स्वाभाविक सी बात है, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हमारे ऊपर प्रेशर आता है तो हम पैनिक करते हैं। लेकिन यही पैनिक सिचुएशन में आपको इन सब बातों को मैंने बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब बातों को फॉलो करके
आप एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। क्योंकि ये जो बातें हैं ना, जो कॉमन प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो ये सारी बातों को अगर आप फॉलो करोगे, क्या करना है उसको भी और क्या नहीं करना है उसको भी ध्यान रखना है, जिससे कि आपका आउटपुट जितना बेटर हो पाएगा उतना ही ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में मदद मिलने वाला है। तो ओवरऑल हम लोगों ने सारी बातें कर ली। इसके बावजूद भी आपके मन में क्वेरी चल रहा होगा, सर ऐसा कैसे कर ले, सर ऐसे कैसे कर ले, डोंट वरी, आपके पास टेलीग्राम चैनल है, शहनवाज सर PW टेलीग्राम चैनल, यस कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल, आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा हमारी टीम अवेलेबल होती है, हम लोग अवेलेबल होते हैं। एज सुन एज पॉसिबल जब हो पाता है हम लोग रिप्लाई कर देते हैं आपको, और आपके प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व करने का डेफिनेटली ट्राई करते हैं। क्या सर? बिल्कुल सर, आई थिंक हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।